हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स विषय हम लोग देख रहे हैं, ब्लेस डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक के लेक्चर के अंतर्गत हम गाँव के जो मुख्य धारणीय विकास है उसके विषय में पढ़ चुके हैं, साख के विषय में पढ़ चुके हैं, हम आपका विपणन के विषय में पढ़ चुके हैं, उनकी सारी स्थिति का हम लोग अवलोकन कर चुके हैं। कल जब हमारा आपका लेक्चर चल रहा था तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो है जैविक भोजन, ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे थे कि आपका किस तरह वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई एक डिमांड है ऑर्गेनिक आपके फूड की। और हम ये भी देख रहे थे कि विश्व का जितना भी टोटल खाद्यान्न होता है उसका 10% जो है ऑर्गेनिक रूप से वो आपका तैयार हो रहा है। ऑर्गेनिक रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं और हम इसको इन सब चीज़ों को अपने लेक्चर के माध्यम से आपके पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर वहाँ से प्रारंभ होगा जहाँ से हमारा लेक्चर अंतिम छूट गया था, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चों को समझ नहीं आई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई डाउट है, किसी चीज़ का रिवीजन करवाना है, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा हमसे अपना डाउट जो है हमसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई भी बच्चा अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लाइव जुड़कर हमसे चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं बच्चों आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जैविक जो आपका भोजन है, इसकी अगर हम बात करें कि जैविक भोजन क्या है, तो इस जैविक भोजन के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं कि विश्व में किस तरह से स्थिति बढ़ रही है, क्या स्थिति है और हमारे लिए क्यों आपके इम्पोर्टेंट है। आप इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि वर्तमान समय में जितने हमारे स्वास्थ्य संबंधित जो आपके विकार हो रहे हैं, उन विकारों को दूर करने के लिए जो है बहुत बड़े रूप में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है, ताकि हमारे शरीर में जितने भी जो खाद्यान्न जो आपके कंटेंट हैं उनके साथ जो आपका ये जो आपके केमिकल जा रहे हैं वो हमारी बॉडी में ना प्रवेश करें। इन सब के लिए ये ऐसी चीजें हो रही हैं और जिसके लिए आपका निरंतर सब आपका प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग अपनी नई यूनिट आपकी शुरू करेंगे 6.6, जिसमें देखेंगे धारणीय विकास और जैविक कृषि। ठीक, क्या देखेंगे आपका बच्चों? धारणीय विकास और जैविक कृषि। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो हम पिछले कुछ समय से जो हम लोग कीटनाशक हैं और उर्वरक हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनके प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, कुछ हानिकारक जो आपके इम्पैक्ट हैं वो आपके पड़ रहे हैं, जो प्रभाव है वो पड़ रहे हैं और उसकी बहुत सारी चीजें हम लोगों को इस पर दिखाई दे रही हैं। भारत में परंपरागत और कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजनित कीटनाशकों पर आधारित है। कह रहे कि जितनी भी खेती हो रही है या तो पूरी जो खाद पर निर्भर है या फिर जितने भी हम जो आपके विषजनित जो आपके कीटनाशक जो आपके यूज करते हैं उन पर आपके निर्भर हो गई है। क्योंकि हम जितना खाद, उर्वरक और आप कीटनाशक स्प्रे का जितना प्रयोग करते हैं उसी से हमारी फसल सुरक्षित रहती है और उसी से हम लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता है। लेकिन इन सब खाद का, उर्वरकों का जो कुछ आपका जो है परसेंटेज ऑफ कंटेंट बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में बहुत सारे जो विकार हैं वो उत्पन्न करता है। अब जैसे विष रक्त तत्व हमारी खाद्य आपूर्ति व जल स्रोत का निःसरित हो गए हैं। अब कह रहे जो हमारा ये जहर है जो है ये हमारे हमारे ब्लड में भी जा रहा है और हमारे जल के जो स्रोत हैं उन सब में आपका कंटेंट हो रहा है। ठीक, इसी के साथ और दूसरा इसमें आपको बताया गया है और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं और कह रहे जो हमारे पशु हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरकता क्षीण हो जाती है। कह रहे यही कारण है कि जो मृदा की जो आपके फर्टिलिटी है वो क्या हो गई है, आपकी क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। कह रहे जो हमारा प्राकृतिक में जो पर्यावरण है वो उसका आपका विनाश हो रहा है। अतः विकास की धन्यता के लिए पर्यावरण मित्र औद्योगिक विकास के प्रसार अनिवार्य हो गए हैं।
क्या हो गए बच्चों? पर्यावरण का जो मित्र है, उस विकास के जो प्रसार हैं वो आपके अनिवार्य हो गए। ऐसी ही एक प्रतियोगी को जैविक कृषि कहते हैं। एक बोलने की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? आपका जैविक कृषि कहते हैं। जैसे संक्षेप में, जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। क्या करती है बच्चों? ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान देना है। क्या है कि पर्यावरण आपका संतुलन पर उसको पुनः स्थापित करती है, उसका संरक्षण करती है और उसका संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैव विधा से उत्पादित खाद्यान्न पदार्थों में मांग हो रही है। कह रहे जिस प्रकार से आपकी जो चीजें हैं, ये पदार्थें हैं जो ये मांग हो रही हैं, इन डिमांड को आपका चीजें करती है कि किस तरह से हम उन वस्तुओं को जो खाद्य आहार सुरक्षा में है उनको सुरक्षित रूप से वो उनकी पूर्ति कर सकें और हम उस आपकी पूर्ति का आपका बढ़ावा कर सकें। ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें देखने के लिए वो आपकी मिल रही हैं और हमको देखना भी चाहिए क्या चीजें हैं। ठीक है, ताकि हमको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको जान पाए। अब देखिए, एक बॉक्स भी देखना था 6.4 बॉक्स, तो हम लोग ये आपका देख ही चुके हैं। अब इसी में जो है एक आपका जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। 6.5 बॉक्स है, अभी हम पहले निपटा लेते हैं इसको। महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास। कह रहे किस प्रकार से महाराष्ट्र में ऑर्गेनिक तरीके से आपकी जो कॉटन जो आपका कल्टीवेशन वो आपका हो रहा है। ठीक, देखिए कैसे हो रहा है। जब 1995 में प्राकृतिक नामक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती में भी जैविक हो सकती है। कह रहे कि नॉन गवर्नमेंटल आपका ऑर्गेनाइजेशन था और उन्होंने कहा, इस नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन था इनमें उसने कहा था, जो आपका किशन मेहता है, उन्होंने सुझाव दिया था कि जो आपका कपास की खेती है वो अगर आप करो किससे? जैविक विधि से, तो समझिए क्या होगा। तो नागपुर में केंद्रीय कपास संशोधन के निदेशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी दी और कहा कि जो सेंट्रल आपका कॉटन जो आपका रिसर्च जो आपका सेंटर था उसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध वाक्य टिप्पणी दी। कहते हैं, क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं? अब देखिए उन्होंने क्या कह दिया कि आप बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक बच्चों किसकी? कपास की। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरा भारत क्या हो जाएगा? आपका वस्त्र विहीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भारत को कॉटन चाहिए हम उतना पर्याप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। कह रहे कि 130 किसान ऐसे थे जो 1200 हेक्टेयर भूमि में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संगठन है संघ है, उसके मानकों पर उसके अनुरूप पर विधि में फसल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब देखिए, इनके उत्पादन को जर्मन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान एग्रो ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। अब कह रहे कि जो उन्होंने कॉटन उगाया था जर्मन में, जो आपके इकोमार्क का जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग ने उसको पास किया और ये माना। किशन मेहता का कहना था कि भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान हैं। कैसे हैं आपके? कैसे हैं बच्चों? ध्यान रखना, छोटे सीमांत आपके किसान हैं। ठीक, किशन मेहता का कहना है कि ऐसे हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। देखिए दूसरा, देखिए इनकी समस्त भूमि देशों के कृषि क्षेत्र का 20% है। किसका है? आपका 20% है। अतः दीर्घ काल में ऐसे किसानों के लिए मौद्रिक तथा मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। कह रहे कि अगर जो आपके किसान हैं, अगर आप उन किसानों को देखें, आपका मौद्रिक और मृदा संरक्षण की जो आपकी दृष्टि से जो कृषि हैं वो सिद्ध करेंगे तो अधिक कैसा होगा? आपका लाभकारी होगा।
अपने क्षेत्र के हाँ, अपने क्षेत्र के किसी ऐ ऐसे खेतों में जाएँ जहाँ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और खेती से संबंध जुड़े आपके तरीके, मुद्दों पर चर्चा करें और अपनी कक्षा में रिपोर्ट जो है वो आपका पेश करें। सारे आप उन मुद्दों को पढ़ें और मुद्दों को पढ़ने के बाद आपका क्या काम करें कि आप जो है उन चीज़ों को देखें और उन पर थोड़ा काम करें, जो आपकी रिपोर्ट है उन पर रिपोर्ट बनाएं। अब इसी में है जैविक कृषि के लाभ कि ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले देखिए, ऑर्गेनिक कृषि महंगे आगतों यानी कि जो ऑर्गेनिक कृषि है इसमें महंगी आपकी चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के स्थान पर जो हाइब्रिड बीज हैं उनका प्रयोग नहीं होता, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, क्लियर है, उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इनके स्थान पर स्थानीय रूप से बनाए गए जैविक आगतों पर निर्भर होती है। यानी जो आपके लोकल तरीके से जो खाद बनाए जाते हैं, गोबर का खाद हो गया, आपके कूड़े के बने हो गए, और नीम के पत्तों का, पेड़ पौधों के गलने से आपका सड़ने जो बनता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, पर निर्भर होती है। ये आगतें सस्ती रहते हैं और इसी कारण से इन पर निवेश के प्रतिफल अधिक मिलता है, और यही कारण है कि जो उनका निवेश का जो आपका प्रतिफल है वो क्या मिलता है, हमको अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात से में भी अच्छी आय हो सकती है। कह रहे जिस तरह से विश्व बाजार में इसकी ऑर्गेनिक कृषि की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ रही है, यह डिमांड जो है उनके निर्यात की एक अच्छी आय का क्या हो सकता है, आपका स्रोत हो सकता है, आपका मीडियम हो सकता है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्यान्न की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व भी अधिक हैं। कह रहे जिस तरह से आप रासायनिक तरीकों से जो आप कृषि कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर आप देखें जो आपकी जैविक विधि से की गई खेती है, उस जैविक विधि से की गई खेती में अधिक आपके भोज्य पदार्थ, अधिक उत्पाद, ये सारी चीजें उसमें मिली हैं। ठीक, आगे देखिए, अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। क्या करती है, हमको अधिक आपका लाभ वाला जो भोजन है वो आपका उपलब्ध कराती है। चूंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है कि जो आपकी बायो कृषि है उसमें आगतों का जो प्रयोग है परस्पर, उन प्रसव पर आपका कृषि की जो अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। और कह रहे भारत जैसा देश है, उस देश में आपकी जो आपके ट्रेडिशनल जो कृषि है उससे अधिक आपका जो ऑर्गेनिक कृषि है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। अंततः ये उत्पाद कृषि विषय रक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधि द्वारा उत्पादित होंगे। क्या कह रहे हैं, कैसे होंगे, जो आपका उत्पादन जो रक्त है उनसे आपके मुक्त होंगे, और जो आपका पर्यावरण की जो आपकी दृष्टि से जो है आपके धारणीय विधि से भी आपके क्या रहेंगे, आपका मुक्त रहेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। ठीक, अब ये चीज़ हमने 6.5 जो बॉक्स है ये हम लोग इसको देख चुके हैं, क्या स्थिति है। थोड़ा सा इस पैरे की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं और इस रुख को देखते हैं कि क्या स्थिति इसमें बनी हुई है। ठीक, इसको देखिएगा। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता आवश्यक है। कह रहे हैं क्या कि जो हमारी जैविक कृषि है, इस जैविक कृषि में आपकी लोकप्रियता है, वो नई लोकप्रियता विधि के रूप में आपको किसानों की इच्छा शक्ति की और जागरूकता की कैसी है, आवश्यकता है। ठीक, जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीति के अभाव के साथ साथ उसके विपणन के समय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसी है आपकी जो उसका विपणन है, उस विपणन पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएं इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रही है। कह रही जो
ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो उत्पादकता होती है वो उत्पादकता आपके रासायनिक जो आपकी कृषि है उससे कम होती है। यानी कि प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जैविक कृषि में कम होता है तुलनात्मक रूप से आपका रासायनिक कृषि से। अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। कह रहे जो छोटे किसान हैं और जो सीमांत किसान हैं उन लोगों को ये अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पाद के रासायनिक उत्पाद की शीघ्र खराब होने की संभावना भी बनी रहती है। अब कह रहे कि जिनमें आपका रासायनिक उत्पादों में आपका रासायनिक चीजों का खाद बीज का उपयोग नहीं होता, वो उत्पाद उनमें खराब होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, उनमें खराब होने की जो संभावना है क्या वो आपकी ज्यादा बनी रहती है। आपकी मौसमी फसलों पर जैविक कृषि के उत्पादन बहुत सीमित है। कह रहे कि बेमौसम में अगर आप चाहो कि कोई आप कृषि कर लो, आप अपनी फसल उगा लो तो बहुत सीमित मात्रा में होगी। फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है। कह रहे फिर भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपका सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है वो उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। और भारत तो निश्चय रूप से ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है। कह रहे अपने देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर ऑर्गेनिक कृषि के उत्पाद का अगर प्रोडक्शन करता है तो उससे आपका क्या हो सकता है बच्चों, लाभान्वित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तु का जैविक कृषि विधि का उपयोग करना कितना सस्ता होगा? कह रहे कि जो हम खाद्यान्न उगा रहे हैं, एक आपका खाद्यान्न है जो आपका जैविक वस्तु विधि से है, एक दूसरा, उन दोनों को उत्पन्न करने में कितना अंतर होगा, क्या चीजें होगी, इसको हम थोड़ा देखें तो क्या डिफरेंसेस बैठेंगे, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको बात कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा इस पर अगर हम विचार विमर्श करें तो काफी अलग हो सकता है। और देखिए, अगर आप एक व्यक्तिगत रूप से या जनरल रूप से पढ़ें और समझें तो आपको समझ आएगा कि जैसे आपका जब से हरित क्रांति हुई है, जब से हरित क्रांति का जन्म भारत में हुआ है, तो पहले हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, जब हम लोग आपका अपनी बुक प्रारंभ करे थे अर्थशास्त्र एक परिचय, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे सामने सबसे बड़ी संकट क्या था? भारत को खाद्यान्न सुरक्षित कराना। क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और हमारे पास आपका प्रोडक्शन नहीं था, हमें दूसरे देशों के ऊपर आपका निर्भर रहना पड़ रहा था। इस समस्या से निदान पाने के लिए हमने आपके संकर बीजों का जो उत्पादन हुआ, उस संकर बीजों के उत्पादन से हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, हम लोग आत्मनिर्भर हो पाए। देश के आजाद होने के बाद फिर हम लोगों को दूसरे देशों से खाद्यान्न पर जो डिपेंडेंट होना पड़ता था वो नहीं रहे, अपने आप हो गया, सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली। अब हमारे पास FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा रिजर्व करती है कि चाहे कितनी बड़ी फ्लड बाढ़ आ जाए, लेकिन हम 1-2 साल तक आराम से बैठकर पूरा भारत खाद्यान्न चीजों के लिए दिक्कत नहीं होगी, इतना हम लोग अपने पास रिजर्व रख पाए। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों ने तो खाद्यान्न सुरक्षा तो दी, लेकिन इसमें अत्यधिक मात्रा में जो आपके कीटनाशक उर्वरकों का जो हमने प्रयोग किया है, उन प्रयोगों के साथ हमारे बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, वो पड़े हैं। और उस नेगेटिव प्रभाव से हमारी बॉडी में बहुत सारी आपकी बीमारियां लगी हैं। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के रूप में देखो तो गांव में पर आपके शुगर के जो केसेस थे वो थे ही नहीं, लेकिन विगत 5 साल के अंतर्गत आप देखेंगे, मैं फिलहाल आपको 10 साल बराबर बात नहीं कर रहा, मैं आपको 5 साल की बता रहा हूं बच्चों, कि 5 साल में शुगर जैसे केस आपके बहुत बड़ी मात्रा में उभरे हैं। कैंसर जैसे जो केस हैं गांव में भी बहुत अच्छे रेट में आए हैं, जबकि पहले शुगर वगैरह, ये हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें आपके शहरों में अधिक थी, क्योंकि वहाँ अनियमित रूप से खान पान था, सही रूप से भोजन नहीं मिलता था, तो उसके कारण ये सारी चीजें होती थी। लेकिन गांव में भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे रूप में पड़ रहा है कि बीमारियां गांव की तरफ आपका बढ़ रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि जो हम खाद्य ले रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनका अनबैलेंस होना और उनमें जो है थोड़ा केमिकल परसेंटेज का आपका कंटेंट होना, और जिससे बॉडी में बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए, आप जो हैं, हम अपना चरी, बाजरा,
ज्वार, मक्का इत्यादि अपने जानवरों को आपका खिलाने के लिए हम उनको प्रयोग में लाते हैं और उस प्रयोग से आप देख रहे हैं कि हम उनको देते हैं कि चरी बाजरा बहुत हारी हो जाता है, जो आपका बरसीन वगैरह है, हरियाली हो जाती है, उसको दे देते हैं, फिर जानवर उसको खाता है और वो केमिकल तो उसके अंदर ही था फसल के, वो जानवर के अंदर पहुंच गया, फिर जानवर के अंदर से वो दूध में आएगा और दूध को हम पिएंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारे अंदर यूरिया परसेंटेज, बहुत सारी चीजें हैं जिनका इफेक्ट होगा। और भैंस के जो हमारी गाय या भैंस उसको जो खा रहे हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हार्मोनल या बॉडी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं इस पर, जो मेन रूप से जो इसका निष्कर्ष है, हम उस निष्कर्ष को आपका देखते हैं कि क्या है। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, निष्कर्ष में क्या क्या बोल रहे हैं कि एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन बना रहेगा। कैसा ना हो, कोई आपका चमत्कारी परिवर्तन ना हो, तब तक क्या है, पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों की और उन्मुख कर रहा, वहां एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण उत्पादन केंद्रों व शहरी बाजारों में विदेशी निर्यात बाजारों के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक लाभप्रद अर्जित करना संभव हो रहेगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे जैसे साख एवं विपणन, कृषि हित नीति तथा कृषक समुदाय एवं राज्य राज्य कृषि विभाग के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता प्रदान करने में सहायक होगी। कैसी होगी? इन सब चीजों करने में कैसी है? पूर्ण सहायक होगी। आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण मित्र प्रतियोगी विकल्प के आविष्कार, यह प्राप्ति भी आवश्यक है ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने पर ही हमें धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कह रहे कि जो हमारी नए आपके पर्यावरण जो टेक्नोलॉजी आए हैं, जो उनके विकल्प हैं और उनके आविष्कार की प्राप्ति हम लोग आवश्यक रूप से कर लें, तो विभिन्न प्रकार की जो आपकी परिस्थिति हैं, जो सामना है, वो होंगी और जो धारणीय विकास है उसकी ओर अग्रसर होंगे। इन विकल्पों में से जो आपके प्रत्येक ग्रामीण जो आपका समुदाय है, वो अपनी स्थिति की परिस्थिति के अनुरूप चयन कर सकती है। क्या कर सकती है? उनका चयन। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उनको चुनना ही होगा कि सबसे पहले हमारे सामने कौन सी विधि है जिनका हम चयन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो ये चुनना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक, ग्रामीण विकास के प्रयोग की उन सफल कहानी से है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी है। किसमें हो चुकी है? देश के उन बहुत सारे सफल जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये सारी चीजें हो चुकी, देखना है, ताकि इस व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रक्रिया और गति को हम प्रदान कर सकें। क्या दे सकें? हम व्यवहारिक रूप से उसको गति दे सकें, हम उसको चीजें हैं हम उनको दे सकें, ये सारी चीजें, ये जो हैं व्यवस्था हम कर सकें, तो उस प्रकार हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, सारी चीजें हैं, वो आपका क्लियर हो सकती हैं। इन सब चीजों से हम लोग आपका निदान पा सकते हैं। तो यही इस पूरे चैप्टर का आपका निष्कर्ष है जो आपने ग्रामीण विकास में पढ़ा और आपने देखा कि ग्रामीण विकास में किस प्रकार है। कुछ इसमें शब्द हैं जो आपके पुनरावर्तन, इनको आप एक बार देख लीजिए। जैसे पहला है, ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है। कैसा है? बहुत बड़ा। पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास के पिछड़े रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक नियोजित कार्य विधि माना जा सकता है। कैसा मान सकते हैं? आपका एक नियोजित कार्य विधि। ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक संभाव्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विपणन, भंडार, परिवहन, संचार आदि की आधारिक संरचना के परिणाम एवं गुणवत्ता को सुधारने का होगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और अनेक गैर कृषि कार्य को अपनाया जाना चाहिए। इस विविधीकरण से न केवल कृषि के जोखिम कम होंगे, बल्कि साथ ही हमारे विशाल ग्रामीण जन समुदायों को उत्पादक धारणीय जीविका में नए विकल्प भी सुलभ हो पाएंगे।
पर्यावरण दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है और इसे आपका प्रोत्साहन किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो जैविक कृषि है वो आपका निरंतर रूप से बढ़ रही है। निरंतर रूप से उसके जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहे हैं और लोग आपका बायो कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने इसके निष्कर्ष को समझा। निष्कर्ष के साथ बच्चों आपको ध्यान होगा तो जैविक कृषि के लाभ हैं, इसको हमने समझ लिया। महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास की स्थिति को पढ़ा, धारणीय विकास और आपका जैविक जो कृषि है उसको पढ़ा, जैविक भोजन के विषय में पढ़ा। अब देखिए सांसदों को द्वारा एक काम आपका शुरू हुआ था कि सांसद द्वारा गांव को दत्तक रूप में ग्रहण किया गया था, उनको गोद ले रहे थे, गांव को गोद लेने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, 2016 में एक आपका मॉडल गांव बनाने के रूप में। अन्य रोजगार आजीविका विकल्प हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखे। ठीक, बागवानी विज्ञान को हमने पढ़ा इसमें। दूसरा मत्स्य पालन को देखा, पशुपालन को देखा। इसमें ये सब देखने के बाद हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें देखा। उत्पादक विधियों का जो आपका विविधीकरण है उनको हम लोग देख पाए, उनको हम जान पाए। ठीक, उनको हम लोग आपका समझ पाए ये क्या चीज़ें हैं। और वैकल्पिक आप क्रय विक्रय माध्यम का जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने इसमें देखा। और दूसरा हम लोग इसमें जो है सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कृषि विपणन व्यवस्था क्या है, उसको हम लोगों ने आपका देख लिया। फिर इसमें देखा ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्य है, हमने उसको भी पढ़ा। ठीक, निर्धन महिलाओं के बैंक की स्थिति को भी हम लोगों ने देखा और ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन की व्यवस्था को हमने पढ़ा। और बच्चों फिर हमने ग्रामीण विकास क्या है इसको पढ़ा और परिचय। फिर हमने ये एक अपनी कोटेशन के साथ जो आपका लेक्चर प्रारंभ किया था उस लेक्चर पूरी चीज़ों को हमने देखा और अंततः हम ग्रामीण विकास के हर एक पहलू को पढ़ पाए, समझ पाए और चैप्टर नंबर 6 को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट। तो बच्चों हमने इस अपने लेक्चर के अंतर्गत ग्रामीण विकास के जितने भी सारे आयाम थे, कौन कौन सी आपकी संभावनाएं थी, हम किस माध्यम से ग्रामीण विकास कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें आपके लाभप्रद योजनाएं थी जो आपके हमारे ग्रामीण रोजगार को, ग्रामीण लोगों की आजीविका को आपको बढ़ाने में जो आपके लाभप्रद होंगी, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे रूप से पढ़ा, जाना, समझा और उसके निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचे और सारी चीज़ों को हमने अपने लेक्चर के माध्यम से देखा। अगर इस लेक्चर के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, क्लियर है? चलिए, अगर कोई आपका डाउट है तो हमसे लीजिए, नहीं है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।